हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, यानी कि फेफड़ों से जुड़ी समस्या। लोगों को अक्सर सर्दी का मौसम आते ही फेफड़ों से जुड़ी समस्या यानी कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी समस्या जो है वो होना शुरू हो जाती है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग एंड प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि सर्दियों का मौसम आते ही लोगों को अक्सर खांसी जुकाम की समस्या बनी रहती है। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये क्या है ब्रोंकाइटिस और ये अस्थमा जैसी समस्या क्या है। देखो, ब्रोंकाइटिस क्या हो जाता है, गले में एक तरह से सूजन सी होने लग जाती है। जब सूजन हो जाएगी, कोई चीज़ फूल जाएगी तो सांस लेने में परेशानी होगी, तो फिर आदमी खर खर करके, मतलब जैसे खांसी आएगी, बहुत ज़्यादा बलगम बनने लग जाएगा। तो ये कोई भी चीज़ जब सूज जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, तो रास्ता सक्रिय हो जाता है। जब सक्रिय हो जाएगा तो सांस छोड़ने में मतलब परेशानी होगी। जब परेशानी होगी तो ताकत लगानी पड़ेगी। जब ताकत लगानी पड़ेगी तो खांसी एक अपने आप ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। तो क्या होता है, ये मतलब जो फेफड़े हमारे, जो इसमें क्या होता है, सूजन बनने लग जाती है। जब सूजन बन जाती है तो उसको ब्रोंकाइटिस एक तरह से कह देते हैं। तो ये धीरे धीरे फिर बीमारी बढ़ती चली जाती है। फिर यही जो खांसी है, खांसी आएगी, फिर ये अस्थमा में तब्दील हो जाती है। जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो उसे अस्थमा कह देने लग जाती है बस। जी सर, जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में, हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगी जो सूजन आ जाती है, ये जो आप बता रहे हैं कि रेस्पिरेटरी जो हमारा ऑर्गन है उसके अंदर तकलीफ हो जाती है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। देखो, कई बार कारण चिकनाई ज़्यादा लेने के कारण हो जाती है। मैदा से बनी हुई चीज़ें जो ज़्यादा खाता है उसके कारण भी हो जाती है। और सबसे जो भयंकर है, चीनी सबसे ज़्यादा मतलब इसमें रोल अदा करती है। मीठा खाने से भी मतलब ये बीमारी बन जाती है, क्योंकि फेफड़े जो क्या होता है, भर से जाते हैं एक तरह से, उनमें कफ जमा हो जाता है। क्योंकि चीनी खाएंगे तो कफ ज़्यादा बनता है उल्टा। फिर रात को कई बार दूध जब ज़्यादा पीते हैं उससे भी बन जाती है। और कईयों को जैसे टीबी की बीमारी हो जाती है, कोई मेडिसिन खाता है जो ज़्यादा गर्म होती है, कई बार उससे भी बन जाती है। मतलब और कईयों को क्या होता है, जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, जैसे आजकल दिल्ली का 500 जा रहा है, जब प्रदूषण ज़्यादा होगा तो भी ये बीमारी बन जाएगी। क्योंकि जितने कण हैं वो ज़्यादा फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं। जमने के कारण ये फिर बीमारी बन जाती है। क्योंकि जो आजकल 400-500 लेवल है, जबकि न्यूजीलैंड में तो अगर 7 भी हो जाए, मतलब तराई हो जाती है, वहाँ पर 7 पे ही हो जाती है कि ये क्या होगा। और यहाँ पर तो इंडिया तो है, इंडिया में तो चलो 10-12 तो 100 तक को तो मानते ही नहीं। तो उसके कारण फिर धीरे धीरे जो कण है ना, ये हमारे शरीर में जाते हैं। जैसे आप कभी घर में जाओ, एक आम आदमी और एक लेडीज़ है, क्योंकि कोई खाना बनाते हैं, कोई चीज़ डाल दोगे तो जो आम आदमी बैठा है उसको एकदम तेज़ी से खांसी आएगी। यानी जो उसके कीटाणु हैं जैसे हमारे फेफड़ों में गए तो फेफड़े क्या एकदम तेज़ी से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो एकदम खांसी सी आएगी। और जिनके मतलब थोड़े से वो हो जाते हैं उनको फिर पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होता है, शरीर अपने आप ही स्वस्थ करता है वैसे तो, लेकिन फिर ये बीमारी रोज़ ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे फिर ये बीमारी का रूप करने लगती है। फिर किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, या धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, या कोई सूरज से भी हो जाती है कईयों को, मतलब अलग अलग तरह से हो जाती है, वो पता नहीं। फिर एलर्जी ये धीरे धीरे उसके कारण भी बीमारी बन जाती है। तो इसके कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन जब बीमारी हो जाए तो वो बीमारी ही है फिर तो। जी सर, जैसे आपने कहा कि कईयों को डस्ट से भी, धूल हाँ मिट्टी से भी तकलीफ होती है, तो साइनसाइटिस भी एक बीमारी है जिसको कहा जाता है कि वो डस्ट से और छींके आना उसमें ज़्यादा। हाँ, ये मतलब क्या होता है, एक परिवार का युग घर है, मतलब घर है एक परिवार का, उसमें मतलब भाई बहन से है। किसी को साइनस हो जाएगा तो वही फेफड़ों में आएगी, सुबह सुबह छिक्के इतनी आएंगी, या और बलगम ज़्यादा आएगा, या नाक से पानी ज़्यादा बहेगा, बहुतों की फिर नाक की हड्डी बढ़ने लग जाती है। मतलब बीमारी वहीं है, ये फेफड़ों का ही एक तरह से रोग होता है। तो नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं, तो उसके कारण फिर बीमारी बढ़ने लग जाती है। और फिर आदमी इलाज कराता रहता है, फिर बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती। क्योंकि कई बार वो एलोपैथी खाता है। एलोपैथी दवाई तो बहुत अच्छी होती है, मतलब जैसे अब अस्थमा हो जाए तो एकदम पंप लेगा, यानी इनहेलर लेगा, इनहेलर में स्टेरॉइड होती है। स्टेरॉइड अगर लंबे टाइम तक लेता रहे तो नुकसान दे देती है, लेकिन उसको फिर लगता है कि यही अच्छा इलाज है, लेकिन वो अच्छा इलाज नहीं होता। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में क्या होता है, इसका बहुत ही अच्छा मतलब एक तरह से इलाज हो जाता है। मतलब इलाज हो जो खुद कर ले, मतलब शरीर ही अपने आप स्वस्थ करता है, शरीर ही अपने आप अपना डॉक्टर आदमी खुद बन जाए। मान लो कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, आप रेगिस्तान में कहीं दूर हो तो वहाँ डॉक्टर है ही नहीं, तो फिर कैसे इलाज करोगे। तो या जैसे कोरोना आ गया था, कोरोना में कैसे हाल, कोरोना में भी क्या ही फेफड़ों की बीमारी थी,
ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो ये बीमारी तो एक तरह से फेफड़े के कारण ही है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन बढ़ने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो बीमारियों से कौन लड़ता, ऑक्सीजन लड़ती है जब अंदर खून में जाकर, तो फिर पूरा शरीर ही एक तरह से डैमेज होने लग जाता है। जी सर, जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा हाँ जैसी जी। बीमारियों के बारे में, लक्षण जैसे आपने बताया कि खांसी जुकाम आ जाना, हाँ जी। बहुत ज़्यादा कफ छींके आना, इसके और क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं? और तो ज़्यादा तो नहीं है, फिर उस मतलब एक टेस्ट करा ले, आजकल तो टेस्ट करा ले तो उससे पता चल जाए ब्रोंकाइटिस, क्योंकि इनकी सूजन का वैसे तो पता चलता नहीं, लेकिन खांसी आएगी, वो आएगी, बलगम आएगा, तो उससे अंदाज लग जाता है कि भी इसको ये बीमारी है। नहीं तो फिर वो जांच कराने से ही पता चलता है वैसे तो। लेकिन योग और प्राकृतिक चिकित्सा में हम जांच कम कराते हैं, भाई बीमारी हो गई है। कई बार क्या होता है लैब में आती नहीं, और वैसे वो आदमी कहता है मेरे को तो खांसी है, उसमें एकदम कई बार रिपोर्ट, कई बीमारियों में देखोगे आप रिपोर्ट ही नहीं आएगी, लेकिन वो कहेगा मेरे को तो बीमारी है। तब बीमारी हो तो फिर इसका इलाज कराने में कोई नुकसान नहीं होता, और इसका योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही अच्छा इलाज है, मैं तो यही कह सकता हूँ। जी सर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगी जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया वक्त रहते तो ये कितना ज़्यादा एक्सटेंड तक जा सकता है, इसका रिस्क कितना है? नहीं, ये तो फिर लाइलाज बीमारी हो जाती है। फिर वो अस्थमा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा तो सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, फिर वही इनहेलर आप लेते रहोगे, स्टार्ट लोगे, स्टार्ट से और सारा शरीर खराब हो जाएगा। मतलब बीमारी, देखो शरीर तो हमारा एक है, अगर इसमें थोड़ा सा कांटा भी लग जाएगा, हल्का सा कांटा पैर में, तो आपसे चलना मुश्किल हो जाएगा, सारा दिमाग वहीं रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि मेन तो फेफड़े है ना, सांस है तो आस है। अगर आपके सांस ही बंद हो गए तो मृत समान हो गए। तो जब फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो एक तरह से बहुत बुरा हाल हो जाएगा, फिर अस्थमा हो जाएगा, अटैक पड़ने लग जाएंगे। फिर मतलब बीमारी तो इतनी भयंकर हो जाती है, कहता आदमी मेरी ज़िंदगी से पीछा ही छूटा है, क्योंकि सांस लेने में इतनी परेशानी होती है। लेटेगा तभी एकदम खांसी उठ जाएगी उसको, लेटते ही। तो आपने देखा नहीं, रात को कई बार खांसते ही रहते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। भी बड़े आदमी होते हैं, जो दूसरे घर वाले भी होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, यार ये तो खांस खांस के बुरा हाल कर देता, सोने ही नहीं देता। तो बीमारी फिर बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। लेकिन कई बार आदमी परिस्थितियों से मजबूर होता है, वो कुछ करता नहीं है, तो बीमारी धीरे धीरे फिर बढ़ती रहती है। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी फेफड़ों की बीमारियों के बारे में, हाँ जी। क्योंकि हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है और अक्सर लोग हमारे शो को तभी देखते हैं जब उन्हें एलोपैथी के ओर नहीं जाना और प्राकृतिक तरीके से किस तरह ठीक किया जा सकता है। सर, और आपसे बेहतर इसको कौन समझा सकता है? मैं जानना चाहूँगी नेचुरल तरीके से योग और प्राकृतिक चिकित्सक में क्या कुछ ट्रीटमेंट इसका है? देखो, प्राकृतिक चिकित्सा में तो क्या होता है, ये फेफड़ों की बीमारी है, तो इसमें सबसे बेस्ट स्टीम लेना, मतलब स्टीम लेने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। स्टीम में जैसे अदरक डाल लो या सौंठ डाल लो, तो उसकी लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। फिर दूसरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे है, गोमुख आसन में बैठ के अगर आसन किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं दिखा देता ना, तो गोमुख आसन में बैठे तो किसी भी अच्छे योग चिकित्सक के बस सीख कर गोमुख आसन करें। फिर एक क्रिया होती है बहुत ही मतलब क्या होती है, फेफड़ों में हमने ऑक्सीजन भरनी होती है एक्चुअल में ज़्यादातर। तो जब तक हम एक्सरसाइज या आसन नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो पाता आदमी। तो जैसे हाथ ऊपर करके सीधा, तो सांस भरते ऊपर जाए, फिर सांस छोड़ते नीचे जाएं, तो इससे क्या फेफड़े हमारे क्लीन होने लग जाते हैं बहुत ही। फिर हाथों को ये ऐसे खींचे, मतलब पूरी पीछे तक, तो सांस भरें पूरा लंबा, मतलब सीधा करके। फिर हाथों को ऐसे ले जाकर सीधे खड़े होकर ऊपर हाथ लेकर जाएं, मतलब ये हमारा शरीर सीधा रहेगा। तो जैसे हाथों को भी पीछे ले जाएं तो ये फेफड़ों की जो श्वास ने लिए ये खुलने लगेंगे, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता। फिर सांसों को, मतलब हाथों को बहुत पीछे लेके जाएंगे तो सांस भरते हुए, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। फिर आगे ले आए, ऐसे ही फिर हाथों को, फिर एक हाथ को करके ऐसे पीछे की, मतलब ये एक्सरसाइज होती है बहुत ही, जो फेफड़ों की होती हैं। तो फिर सर्वांग आसन इसमें बहुत अच्छा काम करता है। सर्वांग आसन में सांस भरते हुए, फिर गले की जैसे कपालभाति क्रिया करें, इसमें बहुत ही मतलब बेस्ट काम करती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है जैसे, तो क्योंकि एक सांस गर्म होती है, एक ठंडी होती है, तो गर्म ज़्यादा भरेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठंडे नासिका को कम चलाएं तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। फिर मतलब किसी अच्छे योग चिकित्सक से अगर उसकी देख रेख में करेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि बीमारी फिर अलग अलग होती है, फिर वो उसके हिसाब से देख कर बता सकता है। जर्नल में तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। फिर एक इसमें क्रिया बहुत अच्छी होती है, पवन मुक्त आसन करें, यानी गैस भी ना बनने दें, क्योंकि पेट की खराबी के कारण भी फिर बीमारी और ज़्यादा भयंकर हो जाती है। तो जितने आसन ये करेंगे, लेकिन आम आदमी
ये आसन तो कर ही सकता है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है वो कर सकता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा करेगा तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और स्टीम लेकर अगर मतलब पहले स्टीम ले ले फिर ये आसन करेगा तो डबल लाभ मिलेगा, क्योंकि फेफड़े नरम हो जाएंगे तो उसमें शक्तिपन नहीं रहेगा, बलगम भी जो आपका मेल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। फिर जब ये आसन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जी सर, हमने योग आसन के बारे में जाना। मैं जानना चाहूँगी कि किचन में हमारी रसोई घर में क्या कुछ उपलब्ध है जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि आपने एक बताया आप स्टीम ले सकते हैं, और क्या कुछ रेमेडीज़ हैं जो इस्तेमाल? देखो इसमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि अदरक जो होती है, जिंगर जो होता है वो बहुत ही बेस्ट काम करता है, क्योंकि ये सूजन को उतार देता है। और पान का पत्ता, आपने सुना होगा पान खाएं सैया मार, और गाना भी सुना होगा, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। मतलब जितने भी फेफड़ों में बंद जो हैं वो सारे खुलने लग जाते हैं। पान का बहुत महत्व है, ऐसे ही नहीं लिखा, कोई लेखक लिखता है तो बड़ा सोच के लिखता है, समझो बात ने, फिर वो गाना सा बन जाता है, आम आदमी वैसे गाना गाने लग जाता है। लेकिन पान का प्रयोग क्योंकि हम अपने वहाँ करवाते थे तो बहुत ही अच्छा इलाज होता है। तो इसमें क्या होता, पान का पत्ता ले, उसमें चने के समान चूना लगाएं, मतलब ज़्यादा, तो मुलेठी उलेठी डाल लें तो, या अदरक वदरक के उसी में वो डाल लें और उस पान को खाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो एक पान का पत्ता ज़रूर खाना चाहिए, तो उससे मतलब इस मास्ते में मतलब चाहे अस्थमा हो, चाहे मतलब फेफड़ों के पूरी बीमारियों को वो रोकता है और इसमें बहुत अच्छी लाभ देता है। तो पान का प्रयोग बहुत बेस्ट है। फिर अदरक है, हम गांव में जैसे पेशेंट होते तो हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर करवाते थे। पीपल का पेड़ क्या आता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो गोमुख आसन में बैठ के वहीं पर फिर लंबे लंबे गहरे सांस ले, लंबे गहरे सांस, मतलब जितने जैसे स्टार्टिंग में देखेंगे तो 5 मिनट में आपका सांस यहाँ तक आएगा, मतलब थोड़ा सा, फिर जैसे ही 5-7 मिनट बैठे होंगे तो फिर यहाँ तक आने लग जाएगा, फिर यहाँ तक। तो हम क्या कहते हैं कि भाई 5 सेकंड तक सांस ले, फिर रोक और फिर निकाल, फिर उसको 10 सेकंड कहते हैं, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, मतलब 1 मिनट में एक ही बार सांस ले और एक ही बार सांस छोड़े। तो उसमें क्या होगा, जितनी भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे यानी गंदी, तो क्या होगा, फोर्स से निकलेगी। जैसे आप पूरा लंबा गहरा सांस भरें, और कई जगह कहते हैं कि भी सांस नहीं रोकना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं रोकना चाहिए, मतलब जैसे क्योंकि सांस लिया नहीं तो जाता, जब तो इनहेलर लेता है आदमी, एकदम पंप लेता है तो ठीक। लेकिन क्या होता है 10-12 दिन जब प्रैक्टिस कर लेता है फिर सांस रोक के करेगा तो फेफड़े क्लीन होंगे। क्योंकि फेफड़े जैसे ही आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के गोमुख आसन में बैठे होगे तो पूरा सांस भरोगे तो धीरे 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 सांस भरने में आपने ऐसा लगाना जैसे 20 सेकंड तक मैं सांस ले रहा हूँ। कोई टाइम तो एक बार निश्चित नहीं होता, मतलब अंदाज सा होता है, जैसे जर्नल कोई योग शिक्षक साथ में बैठा होगा तो अच्छी तरह करा देगा, फिर वो टाइम देख के कराएगा। फिर लंबा गहरा सांस ले लिया, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना होता है, धीरे धीरे लेना होता है। तो जितनी देर तक लेगा फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि आदमी 1 मिनट में 2 ही बार मतलब सांस लेता है और छोड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो वो करेगा तो बहुत ही। और पीपल के ही पत्ते तोड़ के अगर हो सके, या बरमंटी आती है, पीपल का फल भी बोल देते हैं उसे, उसको भी या तो सुखा ले या उसी को पानी में उबाल कर लेगा तो एकदम फेफड़े खुलने लग जाते हैं। क्योंकि हम पेशेंटों को करवाते थे पीपल के पत्ते ही उसको कहते थे भी तू मुँह में रख ले, पान की तरह इसको चबाता रहे तो बहुत ही अच्छा। तो उसको खांसी नहीं आती, मतलब तुरंत खांसी नहीं आएगी, मतलब 1 घंटे बाद आएगी। और पान का पत्ता भी मुंह में रखेगा तो भी उसको देर में आएगी। तो पान के पत्ते में जैसे अदरक डाल ली थोड़ी सी, और ये डाल लिया हल्का सा चूना, लेकिन चूना एक ही बार लगा हुआ है, नहीं तो पान के पत्ते तो दिन में 2-3 बार खा सकता है, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और स्टीम ले, स्टीम भी दिन में, जिसको ज़्यादा बीमारी है तो दिन में 3 बार ले ले, नहीं तो 2 बार ले ले। और गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर पैरों की सिकाई करे, उससे भी बहुत अच्छा है। गर्म पानी में आपने पैर डाल लिए, ऊपर से स्टीम ले ली, क्योंकि गर्म पानी होते ही खून क्या होगा, संसार ऊपर जाएगा, और फिर जैसे मतलब ठंडे में डालते हैं तो नीचे आएगा, तो खून क्या होगा, ब्लड ऊपर जाएगा। और जब स्टीम लेंगे तो फिर वो फैलेगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये उपचार बहुत ही बेस्ट रहता है। अगर ज़्यादा बीमारी हो तो फिर किसी अच्छे योग चिकित्सक से या डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेगा तो और अच्छा लाभ मिलेगा। फिर
लेकिन जर्नल ये आदमी कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह घर में अपनी किचन के तरफ जाकर जो है कितने सारे हम तरीक़ों से अस्थमा जैसी बीमारियां, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जो भी बीमारियां उसे ठीक कर सकते हैं। सर, खान-पान हर चीज़ में, हर बीमारी में बहुत मायने रखता है। हाँ जी। मैं खान-पान के दायरे से जानना चाहूँगी कि क्या कुछ चेंजेस अपने खान-पान में ला सकते हैं, क्या कुछ खाना है और क्या कुछ नहीं खाना है, अवॉइड करना है? डेली के हिसाब से मतलब खान पान होता है, कभी कभी कोई चीज़ खा ली तो उसे हम उसको नहीं मानते हो, तो मतलब ऐसे है जैसे मैदा से बनी चीज़ें कोई भी ना खाए अगर मतलब है तो, क्योंकि मैदा हजम ही नहीं होती, जब हजम ही नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसमें गेहूं चने जौ का आटा बहुत ही बेस्ट काम करता है, तो क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है, तो इसके आटे की रोटी खाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। मैदा बिल्कुल अवॉइड कर दें, चीनी बिल्कुल बंद कर दें, चीनी की जगह देसी खांड खाएं या गुड़ खाएं। गुड़ तो वैसे भी अस्थमा में बहुत अच्छा लाभ देता है। आपने देखा होगा जो सीमेंट का काम करते हैं, जो क्योंकि उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं तो गुड़ खिलाते हैं उसको, मतलब वो गुड़ रखते हैं पास में, तो क्योंकि एकदम मतलब डस्ट चिपक सी जाती है वो ठीक हो जाता है उसका बहुत अच्छा। तो गुड़ का सेवन करें या चाय में ही गुड़ डाल कर ले लें, जैसे अदरक डाल लिया, क्योंकि अदरक ही अपने आप में ज़बरदस्त चीज़ है। कोई आदमी धर्म के अनुसार लहसुन नहीं डालते तो कोई बात नहीं, तो लहसुन को अवॉइड कर लें भाई। तो इसमें एक लौंग डाल लें, क्योंकि गर्म चीज़ जो होती है, लौंग भी बहुत अच्छा काम करती है, तो कई बार लौंग ना होती, कई बार घर में, तो अदरक सबके घर में होती। फिर हल्दी भी बहुत अच्छा काम करती है, तो हल्दी और डाल लें। तो हल्दी क्या है, तो दर्द को ठीक करेगी, खून को साफ़ करेगी और एंटीबॉडी को होती है, मतलब बहुत ही, क्योंकि इसमें हल्दी में वो होता है कुकरमीन हर तरह की बीमारियों को वैसे ही ठीक करने में मदद करता है। तो हल्दी का भी इसी में कच्ची हल्दी भी डाल ले तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि कईयों को दर्द भी होता है बहुत ही ज़्यादा, फेफड़ों में दर्द उठेगा, कईयों को यहाँ पसलियों में दर्द होने लग जाता है। तो हल्दी का जैसे ही गर्म पानी में डाल के उबाल कर पीते हैं तो दर्द तुरंत में आराम पड़ जाता है। सर, आपने बहुत बखूबी तरीके से खान पान पे क्या कुछ बदलाव लाने हैं उसके बारे में बताया। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो व्यक्ति इस दौरान हमारा ये शो देख रहे हैं वो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं खान पान में जिसकी वजह से उन्हें इस रेस्पिरेटरी या फेफड़ों की समस्या हो ही ना? नहीं, ऐसा नहीं, देखो बीमारी तो हो सकती है, अब प्रदूषण होगा तो क्या कर लेगा वो, बाहर तो जाएगा ही ना, जाएगा तो बीमारी होगी। मतलब प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो मतलब मामला तो प्रकृति प्रदूषण ही इतना होगा तो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर सुबह सुबह सूर्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के अकॉर्डिंग है, जैसे अब सूर्य आ जाए तो सूर्य के सामने करके आकर के किरणें ग्रहण करे, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। मतलब बीमारी भाई 20-25% कम हो जाएगी आपकी, मतलब, और फिर ज़्यादा बीमारी हो तो फिर डॉक्टरों की सलाह लेने में फ़ायदा रहता है। लेकिन जैसे जर्नल आदमी खुद करेगा तो बहुत ही बेस्ट है। तो सूर्य की किरणें ग्रहण करे और हल्दी का और अदरक का अगर सेवन करेगा तो वैसे भी बहुत सी बीमारियों से आदमी बच जाता है। तो ये कर ले तो इससे भी मतलब बीमारी लगेगी नहीं, जब बाहर जाएगा तो रोग कम ग्रहण करेगा, क्योंकि फेफड़े क्लीन होंगे तो बीमारी देर में आएगी। भाई यही है, अगर ये क्लीन ही नहीं है तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो ये आता है। और अदरक तो क्या है, चबा भी लेगा जब तो उसको एकदम अटैक सा नहीं पड़ेगा एकदम में, मतलब बुरा हाल नहीं मचेगा उसका। सर, जैसे खान पान के बारे में हमने जाना और नेचुरल रेमेडीज़ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, योगा पर कितना ध्यान दिया जा सकता है, इसके बारे में जाना। अब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ये फेफड़ों से जुड़ी समस्या है और ध्यान इसमें कितना ज़रूरी है? देखो, ध्यान का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एक माँ है, जज को भी कहेगी, उनका बेटा होगा तो बेटे ध्यान से जाइयो, जबकि वो तो जज है, समझो बात, उसको भी कहेगा ध्यान से जाइयो। ध्यान का कोई बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान की जो क्रिया है कि जैसे हम जर्नल बैठते हैं वो ध्यान नहीं होता, मतलब खुद का ही ध्यान लगाना होता है। तो जैसे रात को सोने लगे तो उसी टाइम लेट जाएं और लेट के क्या करें, लंबे गहरे सांस ले, लंबे गहरे सांस छोड़े, उससे वैसे ही फेफड़े क्लीन होंगे। और क्या करें, फिर फेफड़ों पर ही ध्यान ला दे, अपना पूरा फेफड़ों पर ध्यान ले आएगा तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। धीरे 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 फिर गिनती स्टार्ट कर दे, 100, 99, 98, 97, 95, तो धीरे धीरे फिर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ध्यान की मतलब पहली स्टेज है, मतलब धीरे धीरे ध्यान आने लगा। जैसे ही ध्यान हटे और वो गिनती भूले, फिर ध्यान में चला जाए, फिर वो 100 से गिनने स्टार्ट कर दे, फिर गिनती भी भूल जाए, मतलब थोड़े दिन में भूल जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। जैसे बच्चा है स्कूल में, टॉफ़ी वॉफ़ी देंगे जो भी जा स्कूल में, फिर 10वीं क्लास के को बच्चे को कहे तू स्कूल जा टॉफ़ी ले ले, तो जाएगा नहीं ना, फिर उसको सब कुछ पता चल गया। ऐसे ही फिर ध्यान की क्रिया क्या होता है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे
मतलब गिनती उल्टी गिने और अपने शरीर पे ही ध्यान दे, लंबा गहरा सांस ले, लंबा गहरा सांस उठे। वैसे तो सांसों पे ध्यान दिया जाता है, फिर सांसों पे ध्यान देने लग जाए और सांसों के साथ साथ अपने फेफड़ों को देखने की कोशिश करे। जब फेफड़ों को देखने की कोशिश करेगा तो उसकी ध्यान की क्रिया धीरे धीरे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। तो क्रिया तो बहुत ही अच्छी है, ध्यान की क्रिया तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही बेस्ट काम करती है और उसको मन ही ये सोचना चाहिए अब ये मेरे फेफड़े धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं। तो ये ध्यान की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से 5 ही मिनट कर ले, मैं तो ये कहता हूँ, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा दे अपना। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह सर ने कहा कि हम ध्यान हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद पर ध्यान करते हुए हम अपने फेफड़ों पर ध्यान लगा सकते हैं, अपनी जो भी शरीर में जो भी समस्या है उस पर ध्यान लगा सकते हैं, लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं और सांस का कितना महत्वपूर्ण है ये PCSM और PMC हिंदी लगातार आपको बताता है। दर्शकों, जिस तरह सर ने कहा कि मेडिटेशन के साथ साथ योगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हमने जाना। सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी समस्या के बारे में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि किस तरह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, इस तरीके की फेफड़ों की जो भी समस्याएं हैं वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से किस तरह ठीक की जा सकती हैं। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रही PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।